पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने अपने कुछ विद्रोही अमीरों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का प्रयास किया, तो कुछ अन्य अमीरों ने भी सुल्तान से विद्रोह कर दिया। इस पर सुल्तान इब्राहिम लोदी ने एक विशाल सेना लेकर बागी अमीरों की सेनाओं पर हमला बोला। इस कारण दिल्ली सल्तनत की सेनाएं आपस में ही कटकर मर गईं। सुल्तान को अपने बागी अमीरों पर विजय तो मिली, किंतु अब दिल्ली सल्तनत की सैन्य शक्ति अपने न्यूनतम स्तर पर जा पहुंची। उन्हीं दिनों पंजाब के सूबेदार दौलत खां तथा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने समरकंद के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। इन अमीरों का विचार था कि बाबर अपने पूर्वजों चंगेज खां तथा तैमूर लंग की तरह भारत की संपदा लूटकर वापस अपने देश लौट जाएगा तथा अफगान अमीरों का इब्राहिम लोदी से पीछा छूट जाएगा। बाबर मूलतः समरकंद तथा फरगना का शासक था, किंतु जब उसके चाचाओं और मामाओं ने उसे समरकंद तथा फरगना से निकाल दिया तो वह काबुल आ गया था। बाबर को भारत की राजनीतिक दुरावस्था का ज्ञान था और इस कारण उसकी दृष्टि बहुत दिनों से भारत पर लगी हुई थी। जब उसे अफगान अमीरों की ओर से निमंत्रण मिला तो ईस्वी 1524 में बाबर ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। बाबर ने लाहौर तथा दीपालपुर पर अधिकार कर लिया। इसी बीच बाबर को बल्ख की रक्षा के लिए काबुल लौटना पड़ा। ईस्वी 1525 में बाबर ने पुनः पंजाब के लिए प्रस्थान किया। दिसंबर 1525 में उसने पंजाब में प्रवेश किया। पंजाब में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेने के उपरांत बाबर ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया तथा पानीपत पहुंचकर डेरा लगाया। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी भी अपनी सेना लेकर पानीपत आ गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में अपने सैनिकों की संख्या 12,000 तथा इब्राहिम लोदी के सैनिकों की संख्या 1 लाख बताई है। यह संभव है कि बाबर के पास केवल 12,000 सैनिक हों, किंतु इब्राहिम के पास उस समय 1 लाख सैनिक नहीं थे। दिल्ली के तोमर नामक ग्रंथ में हरिहर निवास द्विवेदी ने लिखा है कि इब्राहिम ने जितने सैनिक ग्वालियर पर आक्रमण के समय जुटाए थे, उतने सैनिक वह पानीपत के लिए नहीं जुटा सका था। तारीख़ शाही के लेखक अब्दुल्ला ने लिखा है कि सुल्तान इब्राहिम की अधिकांश सेना मारी गई, जो सुल्तान से रुष्ट थी, बिना लड़े ही भाग गई। सुल्तान अपने थोड़े से आदमियों के साथ युद्ध के मैदान में खड़ा रहा। महमूद खां ने उसे रणक्षेत्र से भाग जाने की सलाह दी, किंतु इब्राहिम ने कहा कि अच्छा तो यही है कि हम तथा हमारे मित्र सब एक ही स्थान पर धूल एवं रक्त में मिल जाएं। इब्राहिम के इन मित्रों में ग्वालियर का पूर्व शासक विक्रमादित्य तोमर भी था, किंतु अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक में विक्रमादित्य तोमर का नाम तक नहीं लिखा। दोनों पक्षों में हुए भीषण संग्राम के उपरांत इब्राहिम की सेना परास्त हो गई। 20 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया। बाबर ने अपने आत्मचरित्र में लिखा है, ताहिर तीबरी इब्राहिम का सिर काट कर लाया। उसका सिर लाशों के एक ढेर में मिल गया था। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है, सुल्तान इब्राहिम एक कोने में मारा गया। अब्दुल्ला ने लिखा है, वह शोकप्रद दृश्य देखकर बाबर कांप उठा और इब्राहिम के शरीर को मिट्टी में से उठाकर कहा, तेरी वीरता को धन्य है। उसने आदेश दिया कि जरवफ्त के थान लाए जाएं और मिश्री का हलवा तैयार किया जाए तथा सुल्तान के जनाजे को नहलाकर वहां दफन किया जाए जहां वह शहीद हुआ था। अब्दुल्ला तथा अबुल फजल ने तो राजा विक्रमादित्य के बारे में कुछ नहीं लिखा, किंतु बाबर ने
उसके बारे में एक पंक्ति अवश्य लिखी है। बाबर लिखता है, सुल्तान इब्राहिम की पराजय में ग्वालियर का राजा विक्रमादित्य नरकगामी हो गया था। खड़ग राय ने लिखा है, जिन थोड़े से मित्रों के साथ इब्राहिम ने रण में आहुति दी, उनमें एक विक्रमादित्य भी था। नियामतुल्लाह ने लिखा है, इब्राहिम की मजार पर बहुत से मुसलमान शुक्रवार के दिन एकत्रित हुआ करते थे और नरवर तथा कन्नौज के यात्री भी श्रद्धांजलि अर्पित करने आते थे। पानीपत से लगभग 70 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र में आज भी इब्राहिम लोदी की एक मजार स्थित है, किंतु पानीपत अथवा कुरुक्षेत्र में एक भी तोमर वीर की समाधि नहीं है। तोमरों की कोई समाधि वहां पर बनी भी नहीं थी। युद्ध की समाप्ति के बाद बाबर मृतक शत्रुओं के सिरों का चबूतरा बनवाया करता था, जिसे मुड चौरा कहा जाता था। पानीपत में भी बाबर ने मुड चौरा बनवाया। चूंकि इस युद्ध में शत्रुओं के सिर कम थे, इसलिए दोनों ओर के मृतकों के सिरों से मुड चौरा बनवाया गया। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का तीसरा और अंतिम लोदी शासक था। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार वह दानशील, संगीत प्रेमी तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसमें साहस, शौर्य तथा बुद्धि का भी प्राचुर्य था। किंतु इब्राहिम लोदी का संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़ने से अनुमान हो जाता है कि वह घमंडी, जिद्दी तथा अनुदार व्यक्ति था। किसी पर भी दया नहीं करता था और किसी से भी उसे सहानुभूति नहीं थी। वह जिस व्यक्ति से अप्रसन्न हो जाता था, उसे कभी क्षमा नहीं करता था। चूंकि वह स्वयं किसी के भी साथ धोखा कर सकता था, किसी को भी मरवा सकता था, इसलिए वह किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता था, चाहे वह कितना ही सगा क्यों न हो। इब्राहिम लोदी ने सुल्तान की शक्ति को प्रबल बनाने का प्रयास किया, परंतु इस प्रयास में उसने अफगान अमीरों को अपना शत्रु बना लिया। इससे सल्तनत की सैनिक शक्ति का आधार ही खिसक गया। वह राणा सांगा को नहीं दबा सका। इस कारण राणा सांगा ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया और बयाना तथा आगरा पर भी शिकंजा कस लिया। इब्राहिम लोदी बिहार तथा पंजाब के प्रांतपतियों को भी नहीं दबा सका। बिहार में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गई और पंजाब के प्रांतपति ने बाबर को देश पर आक्रमण करने के लिए बुला लिया। अंततः बाबर ने न केवल लोदी सल्तनत को अपितु दिल्ली सल्तनत को ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया। पंजाब के सूबेदार दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां का अनुमान था कि बाबर इस युद्ध के बाद वापस काबुल चला जाएगा, किंतु उनके अनुमान गलत सिद्ध हुए। वस्तुतः इब्राहिम लोदी स्वयं तो अपनी असफलताओं के लिए दोषी था ही, किंतु साथ ही वह पूरा युग और उसकी परिस्थितियां भी इब्राहिम लोदी की असफलताओं के लिए जिम्मेदार थे। अफगान सरदारों में भी अपने सुल्तान के प्रति वफादार रहने तथा सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त विवेक नहीं था। वे अपने स्वार्थ में डूबे हुए थे और सल्तनत की जड़ों पर चोट कर रहे थे। उनमें से हर एक अफगान अमीर अपने लिए दिल्ली सल्तनत में से एक नई सल्तनत काट लेना चाहता था। महाराणा सांगा जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का उदय और बाबर जैसे दुर्दांत आक्रांता का आक्रमण भी युगीन परिस्थितियों की देन थे, जिन पर इब्राहिम लोदी विजय प्राप्त नहीं कर सका। हालांकि ग्वालियर के तोमरों पर दिल्ली सल्तनत की विजय इब्राहिम लोदी को उसे उसके दादा बहलोल लोदी और पिता सिकंदर लोदी से अधिक रणप्रिय सिद्ध करती है। अगली कड़ी में देखिए, दिल्ली सल्तनत के काल में कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या का प्रसार हो गया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।